नमस्कार। तुम मुझे भूल भी जाओ तो ये हक है तुमको, तुम मुझे भूल भी जाओ तो ये हक है तुमको। मेरी बात और है, मैंने तो मोहब्बत की है। 50 साल पहले साहिल लुधियानवी के द्वारा लिखे गए गीत का ये अंतरा मुझे बेहद प्रिय है। उस व्यक्ति ने 50 साल पहले बनते बिगड़ते मानवीय संबंध, बनते बिगड़ते जर्जरित होते रिश्तों पर जो कल्पना की है, आज भी उतनी ही सहज, उतनी ही सटीक बैठती है साथी। और आज इन दोनों लाइनों पर वास्तविक जीवन से जुड़े हुए दो प्रसंग मैं आपके सामने लेके आया हूं। पहली लाइन, तुम मुझे भूल भी जाओ तो ये हक है तुमको, उस लाइन से जुड़ा हुआ है, और दूसरा प्रसंग दूसरी लाइन से जुड़ा हुआ है। और दोनों प्रसंग सुधा मूर्ति के व्यक्तिगत जीवन से जुड़े हुए साथी। सुधा मूर्ति जी ने बहुत बढ़िया किताब लिखी थी, कलम की धनी है वो लेडी, मैं उनको कई बार नमस्कार करता हूं। इतना बढ़िया लेखन, जनमानस और समाज से जुड़ा हुआ लेखन, इतनी बड़ी पहुंची हुई औरत भी जब लिखती है तो मुझे ऐसा लगता है कि ऊंचाइयां बहुत लोग छू सकते हैं, लेकिन ऊंचाइयां छूने के बाद भी जमीन से जुड़ा रहना अपने आप में बहुत बड़ी योग्यता, बहुत बड़ी क्वालिटी वाला है। तो उन्होंने जब किताब लिखी, उस किताब का टाइटल है वाइज एंड अदरवाइज। जीवन के बहुत अच्छे अच्छे संस्मरण उन्होंने लिखे, पढ़कर के मजा आ गया साथियों। उसमें दो संस्मरण जो उन्होंने लिखे, उन दोनों संस्मरणों का मैं आज यहां उल्लेख कर रहा हूं। पहला संस्मरण, सुधा मूर्ति जी लिखती हैं कि मुझे देश और विदेश में कई कॉलेजेस, कई यूनिवर्सिटी से मुझे लेक्चर देने के लिए निमंत्रण मिलता है, और जब मैं इंडिया में कहीं भी किसी कॉलेज में लेक्चर देने के लिए जाती थी तो लेक्चर खत्म होने के बाद में मैं उस कॉलेज के प्रिंसिपल या यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर से मैं रिक्वेस्ट करती थी कि आपके कॉलेज में अगर कोई भी गरीब छात्र है जो अपनी पढ़ाई को आगे नहीं कंटिन्यू कर पा रहा है, तो ऐसे 2-3 छात्रों के, 4 छात्रों के नाम बता दीजिए, हम उनको स्कॉलरशिप दे देंगे, हम उनको वजीफा दे दिया करेंगे। और इसी संदर्भ में एक बार वो बेंगलोर के मेडिकल कॉलेज में लेक्चर देने गई साथी। लेक्चर जब खत्म हो गया, फिर वो प्रिंसिपल से मिली, और प्रिंसिपल से मिलकर के उन्होंने कहा कि ऐसे कोई गरीब छात्र हैं जो कि आपके यहां पर एमबीबीएस की पढ़ाई को चालू रखने में असमर्थ हैं, तो आप उनके नाम बता दीजिए, हम उनको स्कॉलरशिप चालू करवा देंगे। उसी समय प्रिंसिपल साहब ने 3 लड़कों के नाम बताए, तीनों लड़कों को स्कॉलरशिप चालू हो गई। 3 लड़के फर्स्ट ईयर के थे, अच्छा खासा अमाउंट पर मंथ उनको चालू कर दिया गया, उसी समय ग्रांट कर दिया गया आने वाले 4 वर्षों के लिए। एमबीबीएस पढ़ाई उनकी लड़कों बच्चों की पूरी हो गई, और इस बात को सुधा जी भूल भी गई। उसके 6 या 7 साल बाद उस लड़के की एमबीबीएस की पढ़ाई 5 साल की खत्म हो गई, उसके भी 6 और 7 साल बाद कहती है सुधा जी कि एक बार मैं बेंगलोर से बॉम्बे फ्लाइट से आ रही थी। बॉम्बे फ्लाइट से उतरते समय अचानक पैर फिसल गया सीढ़ियों से, और मेरे पैर में मोच आ गई। जब मोच आ गई तो सुधा जी के शब्दों में मैंने अपने सेक्रेटरी से कहा कि अपन गाड़ी लेके चल ही रहे हैं शहर की तरफ, कोई बढ़िया सा हॉस्पिटल या कोई बढ़िया सा क्लिनिक आ जाए तो मेरे पैर को मैं बता देती हूँ। कहते हैं कि 10-12 मिनट की ड्राइव के बाद अचानक सड़क के किनारे एक बोर्ड नजर आया। सुधा जी ने कहा डॉक्टर का बोर्ड नजर आ गया है, चलिए वहीं पर डॉक्टर को बता देते हैं। पहली मंजिल चढ़ के ऊपर डॉक्टर की क्लिनिक में गई। रिसेप्शनिस्ट क्लर्क को उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब को मैं बताना चाहती हूं। रिसेप्शनिस्ट क्लर्क उनको लेके चली गई। सुधा मूर्ति और डॉक्टर दोनों आमने सामने खड़े हैं। सुधा जी के शब्दों में, मैंने उस डॉक्टर को पहचान लिया। डॉक्टर ने नहीं पहचाना, मैंने उस डॉक्टर को पहचान लिया कि वही वाला डॉक्टर है जिसको कि मैंने किसी समय 10-12 साल पहले स्कॉलरशिप दी थी। मैंने उस डॉक्टर को पूछा, सुधा जी के शब्दों में, मैंने उस डॉक्टर को पूछा, तुम बेंगलोर के वही एमबीबीएस के छात्र हो ना जिसको मैंने स्कॉलरशिप दी थी? बड़ी मुश्किल से सुधा जी को पहचान पाया। सुधा जी ने पैर बताया, पैर पर थोड़ा सा उसने ऑइंटमेंट लगाया और एक स्प्रे कर दिया, और उसके बाद उसने सुधा जी को कहा कि कल तक ये पैर ठीक हो जाएगा। सुधा जी स्प्रे लगवा करके बाहर आई। जब तक बाहर निकली, रिसेप्शन पर बैठी हुई क्लर्क ने सुधा जी को कहा कि 300 रुपए जमा करा दीजिए। ये 12 साल पहले की बात बता रहा हूं, 12-13 साल पहले की बात। सुधा जी जैसी लेडी के लिए 300 रुपए हो, चाहे 3 लाख रुपए हो, चाहे 30 लाख रुपए हो,
कोई मायने नहीं रखते, लेकिन फिर भी उन्होंने रिसेप्शनिस्ट क्लर्क से कहा कि डॉक्टर साहब को जाके एक बात बताइए कि उन्होंने सिर्फ स्प्रे किया है मेरे पैर पर, और स्प्रे करने के 300 रुपए मुझे कुछ ज्यादा लग रहे हैं, कुछ कम नहीं कर सकते डॉक्टर साहब? रिसेप्शनिस्ट पर बैठी क्लर्क वापस अंदर गई। अंदर आकर के उसने सुधा जी को जवाब दिया। उसने ये जवाब साथियों, सुधा जी को क्लर्क ने कहा कि डॉक्टर साहब ने ये कहा है कि आप बिना अपॉइंटमेंट लिए यहां पर आ गई हैं दिखाने के लिए, इसलिए वो 300 रुपए ले रहे हैं। सोचिए साथियों, जब आप इस इंसिडेंट को सुन रहे हैं तो आपको कैसा महसूस हो रहा होगा, लेकिन उस डॉक्टर के दिल पर इस इमोशन का, इन चीजों का कोई असर नहीं हुआ। तभी तो मैंने कहा ना कि पहली लाइन, पहला एपिसोड सुना रहा हूं, वास्तविक जीवन से जुड़ी घटना। मेरी बात और है, मैंने तो मोहब्बत की है, ये दूसरी लाइन है। अब दूसरी घटना सुना रहा साथियों, और वो दूसरी घटना भी सुधा मूर्ति जी से जुड़ी घटना है। सुधा मूर्ति जी ने कहा क्योंकि मैं स्कॉलरशिप दे दिया करती थी, एक बार मैं दूसरे कॉलेज में गई, कॉमर्स और आर्ट्स कॉलेज था वो। मैंने फिर वहां पर प्रिंसिपल से कब पूछा कि अगर कोई गरीब छात्र हो तो आप मुझे नाम बता दीजिए, हम उनको वजीफा दे देंगे। एक लड़का बीकॉम फर्स्ट ईयर का लड़का था। प्रिंसिपल ने कहा कि ये बहुत गरीब लड़का है, पढ़ाई चालू नहीं रख पा रहा है। उसी समय सुधा जी ने उसको पर मंथ 1500 रुपए की स्कॉलरशिप मंजूर कर दी। फिर एक दिन सुधा जी बेंगलोर के एक शोरूम में साड़ियां खरीदने गई। जब साड़ियां खरीदने गई तो अचानक साड़ियां देखते देखते एक लड़का आया और सुधा जी के पैर छूने लगा। इस बार सुधा जी नहीं पहचान पाई। उस लड़के ने कहा मैडम, आज के 8 साल पहले आप मेरे कॉलेज में आई थी और आपने मुझे स्कॉलरशिप दी थी, और उस स्कॉलरशिप की वजह से मैं बीकॉम पूरी कर पाया और मैं इसी शोरूम पर अब अकाउंटेंट लग गया। सुधा जी ने कहा वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, बधाई हो, तुम्हारा कैरियर बन गया। सुधा जी ने घूमते फिरते एक साड़ी पसंद की। सुधा जी के शब्दों में थोड़ी महंगी साड़ी थी वो, उनको कहीं गिफ्ट देनी थी। 4-4.5 रुपए की एक साड़ी थी, ले ली गई। उस अकाउंटेंट लड़के ने सुधा जी को बिठाया कि आप बैठिए, मैं पैक करके ला रहा हूं। पैकिंग हो गई। उस पैक की हुई साड़ी को लेकर के सुधा जी ने पेमेंट कर दिया। पेमेंट करके उनको उस समय किसी दूसरी फ्लाइट से रवाना होना था। वो एयरपोर्ट पर आ गई। एयरपोर्ट आकर के उन्होंने सोचा कि क्योंकि मैं सोफे पर बैठ चुकी थी, साड़ी वही वाली पैक हुई है नहीं, एक बार मैं चेक कर लूं। तो एयरपोर्ट पर अपनी सीट पर बैठने के बाद उस पैकेट को खोला। अब देखिए साथियों, सुधा जी के शब्दों में, जहां ही मैंने पैकेट खोला उसमें एक की जगह 2 साड़ियां थी और एक छोटा सा पत्र था। उस पत्र में उस अकाउंटेंट ने लिखा कि मैडम, आपने मेरे जीवन पर जो एहसान किया है उसका बदला तो मैं पूरी जीवन नहीं चुका सकता, मेरा परिवार नहीं चुका सकता। आपने साड़ी पसंद की और मैं एक साड़ी अपनी तरफ से भी आपको गिफ्ट देना चाहता था। अगर मैं आपको उस समय गिफ्ट देता तो आप लेती भी नहीं। उसी क्वालिटी की साड़ी, उतनी प्राइस रेंज में एक साड़ी मेरी तरफ से मैं आपको गिफ्ट कर रहा हूं, कृपया इसे सहर्ष स्वीकार कर लीजिए। ये दूसरी घटना नहीं साथी, दोनों ही बच्चों को स्कॉलरशिप मिली। दोनों ही बच्चों की मेंटर सुधा मूर्ति थी। एक बच्चे का व्यवहार पहले वाला था, दूसरे बच्चे का व्यवहार दूसरे वाला था। साथियों, एक क्षण ऐसा आता है जिंदगी में, सुधा जी कहती हैं एक क्षण ऐसा आता है जबकि आपके विश्वास, आपका संबंध शिखर पर पहुंच जाता है, शिखर पर पहुंच जाता है। आप अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। और एक क्षण कभी कभी ऐसा आता है जब विश्वास टूटता है, संबंध टूटते हैं और आपके सारे के सारे बने बनाए संबंध, बने बनाए इमोशंस तार 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 हो जाते हैं। इसीलिए कहता हूं मैं कि पतली सी डोर है ये संबंध, पतली सी डोर है इमोशंस, पतली सी डोर है ये संबंध। इन संबंधों को मजबूती से थामे रखिए। पूरा प्रयास कीजिए कि संबंध बनते रहें, फलते फूलते रहें। और अगर ऐसा प्रयास नहीं करते हैं तो फिर वो पहले वाली घटनाएं जिंदगी में हो जाती है। और अंत में साथियों, रामेश्वर शुक्ल मेरे दूसरे पसंदीदा कवि हैं, उनकी 2 लाइनों के साथ मैं समाप्त कर रहा हूं। यदि बढ़ न सको विश्वासों पर, यदि बढ़ न सको विश्वासों पर तो सांसों के मुर्दे मत ढो। यदि बढ़ न सको विश्वासों पर तो सांसों के मुर्दे मत ढो। और फूल नहीं बो सकते हो तो कांटे कम से कम मत बो, कांटे कम से कम मत बो। तो साथियों, अगले सप्ताह फिर एक नई वीडियो के साथ आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। तब तक मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।